हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हमारे साथ दिव्या दी है। सो फर्स्टली मोस्ट वेलकम दी ऑन योर चैनल। ठीक है, तो मैं सबसे थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं दी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। ठीक है, ये एक ऐसे बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री के फील्ड में इन्होंने हर एग्जाम को फोड़ा है। ठीक है, चाहे वो सबसे लोवेस्ट एग्जाम हो या सबसे बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, तो ये राइट नाउ अभी जियो केमिस्ट की पोस्ट पे है। नागपुर इनकी पोस्टिंग है। ठीक है, और 2021 इन्होंने जियो केमिस्ट में एयर 4 रैंक अचीव की है। और नेट, गेट, जैम तीनों ही एग्जाम में ये बहुत अच्छी रैंक इन्होंने अचीव की है। ठीक है, गेट में 63 रैंक। ठीक है, जेआरएफ में 52 रैंक, जैम में 83 रैंक। और ये एमएससी पास आउट है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से। ठीक है, और इनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है अपने जो अपनी जर्नी रही है इनकी। ठीक है, जो ये अभी अभी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इट्स माय प्लेजर दी कि मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्टली हम या स्टार्ट श्योर। कर हाँ, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं आपका जो अभी आप पोस्टेड हो जियो केमिस्ट की जर्नी। तो दी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी वर्क का? तो वो कुछ शेयर कर सके आप। ओके। तो अभी मैं जियो केमिस्ट में नागपुर पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनिशियली हमारा 4 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड था। ठीक है। एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो इनिशियली आप लोग को बेसिकली बताया जाता है सर्विस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में आपको बातें बताई जानी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। बिकॉज गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है और कुछ होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी होती है। उसके बाद हमें हमारा एक जियोलॉजी मॉड्यूल भी होता है जिसमें जियोलॉजी के बारे में हमें बेसिक आइडिया दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप है वहां पे जियोलॉजिस्ट भी है, वो सैंपल कलेक्ट करके लेकर आते हैं। तो कैसे सैंपल कलेक्शन होता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में आप सबको आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए हमें उसमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट हमारा मेन केमिस्ट्री का मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था। एंड उसमें हमें वही सभी बेसिक जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, लाइक यूवी, आईआर, एक्सआरएफ, आईसीपीएमएस, डीएमए, आईएससी, इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें बताया जाता है कि कैसे रन करना है, कैसे सैंपल को एनालाइज करना है। तो ये सारी चीजें हमें बताई जाती है। तो ये हमारा टोटल 4.5 मंथ्स का ट्रेनिंग रहता है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। काफी लोग भी थे साथ में, तो आपके काफी फ्रेंड्स भी बनते हैं यहाँ पे, नए नए लोगों से आप मिलते हो, उनके एक्सपीरियंस आपको पता चलते हैं, उनके एक्सपीरियंस से आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलती है। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बाकी ट्रेनिंग में भी बहुत मजा आया था। दूसरा, जियोलॉजी मॉड्यूल में एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि फील्ड मॉड्यूल होता है। फील्ड मॉड्यूल में बेसिकली आपको ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लेकर जाते हैं। एंड आपको वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे, and साथ ही साथ सीखने को भी मिलेगा कि कैसे सैंपल कलेक्शन करना है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था ट्रेनिंग पार्ट। उसके बाद हमारा पोस्टिंग हो गया था, मेरा पोस्टिंग नागपुर में हुआ है। तो ओवरऑल इंडिया आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको आपका होम टाउन मिल जाएगा। ठीक है, वो इनिशियली नहीं मिलता है किसी को भी, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो वही पोस्टिंग के बाद यहाँ पे वही है कि हम लोग को मंथली टारगेट्स मिलते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, कि इतने सैंपल्स आपको करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आपको इनिशियली एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, मतलब ऐसे वो सर्कुलेट होते रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ना, कि आज आप एक्सआरएफ पे काम कर रहे हो, कल को आपको कुछ टाइम बाद या आईसीपीएमएस पे काम करना पड़ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे हमें काम करना होता है, और जो भी आपको टारगेट मिलता है वो हमें कंप्लीट करना होता है मंथली। तो ओके ये ओके। है। तो ओवरऑल अच्छा है जीएसआई। सबसे बेस्ट पार्ट ये है जीएसआई का कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से हो सकता है, आप अपने लिए भी पर्सनल टाइम बहुत इजीली निकाल सकते हो। कोई इशू नहीं आएगा, और काम भी चलता रहता है, अपना पर्सनल टाइम भी रहता है। तो ये बेस्ट पार्ट है जीएसआई का। यस, तो दैट्स ऑल। दी इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि जियो केमिस्ट की जो जॉब है वो सबसे फर्स्ट ग्रेड ए जॉब है फर्स्टली तो। और हमारे केमिस्ट्री फील्ड बिल्कुल। की सबसे बड़ी जॉब है। ठीक है, जिसको यूपीएससी यस। कंडक्ट कराता है। तो उसमें दी ने एयर 4 रैंक अचीव की है। ठीक है, 2021 में।
तो दी ने जैसे अपने वर्क के बारे में बताया, बहुत ही पहले तो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी फील्ड में भी जाएंगे तो हमको, हम जैसे मैं पढ़ाने आया तो मेरे को भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो हर किसी बिल्कुल। फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। देन आपकी दी की पोस्टिंग है नागपुर में, और वो सैंपल दी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल बताइए जिससे इंटरेस्ट बने जानने का कि कैसा काम होता है। जैसे आपने बोला ना कि सैंपल कलेक्ट करते हैं हम, उसका एनालिसिस करते हैं, तो कुछ ऐसा कोई एग्जांपल हो। हाँ, जैसे कि अगर मैं फिलहाल अपना बताऊं तो मेरा गोल्ड पे काम है। हम लोगों के पास गोल्ड के सैंपल्स आते हैं, उसमें हम गोल्ड को एनालाइज करते हैं कि कितना अमाउंट है उसमें गोल्ड का, ठीक है। तो सैंपल कलेक्शन हम लोग को नहीं करना होता, वो जियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। पहले ऐसा होता था जीएसआई में कि केमिस्ट भी जाते थे, कुछ कुछ मौका मिलता था केमिस्ट को भी फील्ड पे जाने का, बट अभी बहुत ही कम हो गई है ये चीज। तो जियोलॉजिस्ट ही सैंपल कलेक्ट करते हैं, आपको सैंपल मिलेंगे, आपको अपने लैब में उसको एनालाइज करना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, फिलहाल मैं गोल्ड पे काम कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको पता ही होगा जीएफएएस हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट फर्नेस, आप सबने थ्योरी में पढ़ा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो वही सब अभी हमारा टारगेट रहता है। साथ में जैसे कि अगर हम बात करें, फ्यास है, फ्लेम एएस है, उस पे भी काम किया जाता है, वहां पे कॉपर की एनालिसिस होती है, आर्सेनिक हो गया, इन सब की एनालिसिस की जाती है एक्सआरएफ में जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं सबकी एनालिसिस, तो मतलब एक्सआरएफ के थ्रू तो आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको डिटेक्ट कर सकते हो कितना क्या है उसमें ना, वेरी स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम इजीली वहां पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डीएमए है, डीएमए के थ्रू बेसिकली डीएमए है के थ्रू हम मर्करी का एनालिसिस करते हैं, मर्करी की भी एनालिसिस यहाँ पे की जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है जिनको यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। तो आपको सबका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोजर मिलता है। और हम जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लर्न करते हैं तो बहुत अच्छी चीज भी है कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, लाइक आपको आपको लगे कि नहीं बस ठीक है, अब गवर्नमेंट से आपको प्राइवेट में स्विच करना है, तो इफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, देन यू कैन इजीली गो फॉर प्राइवेट कंपनीज एज वेल। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, नो डाउट। ठीक है, वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको काम से बहुत ज्यादा प्यार होता है वर्कहोलिक होते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर, अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेके आप बाद में इन फ्यूचर आपका मन हो तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। काफी हेल्पफुल होता है। ओके। तो दी जैसे काम तो बहुत ही अच्छा रहता है, और मैंने ये भी सुना है कि बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये, ठीक है। तो आपको, बिल्कुल। यस, तो मतलब बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है। अगर चीजें अच्छी मिलती हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है ना। तो अब दी हम पेपर पे आते हैं, ठीक है। 2021 में दी ने पेपर दिया था। तो पेपर में जैसे आपने प्री मेंस और इंटरव्यू दिया होगा, ठीक है। तो एयर 4 रैंक इज अ मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आपकी हाँ, एयर 4 रैंक का पता चला आपको, ठीक है। फर्स्ट तो उस पे बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल। मैं ना एक्चुअली इससे पहले, इस जॉब से पहले मैं पढ़ाती थी, लास्ट तो मैंने आकाश में पढ़ाया है। तो जब रिजल्ट आया था शाम के 6 बजे थे, उस समय क्लास ले रही थी बच्चों की। तो क्लास जस्ट खत्म होने वाली थी, 6:05 या 6:10 पे क्लास खत्म होती थी मेरी। तो 6 बजे के आसपास मैंने ऐसे क्लास खत्म हुई तो मैंने टेलीग्राम पे देखा बहुत मैसेजेस आए हुए हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। तो फिर वैसे दिल में धड़कने धड़कने एकदम से ऐसे तेज हो गई कि हाँ हाँ पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। फिर मतलब जैसे ही मैंने पीडीएफ खोली, मैंने अपना नाम देखा, तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रोल नंबर चेक किया। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने अपना रोल नंबर कम से कम 4 या 5 बार रीचेक किया एडमिट कार्ड से कि हाँ ये मेरा ही है ना, मेरा ही है ना। फिर उसके बाद तो बस ऐसा हुआ कि खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। बच्चे सामने थे, बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम क्या हो गया, क्या हो गया एकदम से आपको। तो मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। बट ये था कि क्लास खत्म हो गई थी, बच्चे भी चले गए थे। फिर सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा को बताया, फैमिली के साथ शेयर किया, वो भी बहुत खुश थे। मम्मा वाज लाइक क्राइंग कि हाँ मतलब खुशी के आंसू जिसे हम कहते हैं, वो उनको एकदम से आ गए। तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो, बहुत मतलब सब लोग बहुत खुश थे। एंड लिटरली ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो ठीक है, फाइनली जो चाहते थे वो मिल गया। एग्जैक्टली दी। तो दी सबसे पहले हम इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं पेपर के बारे में। या तो आपका मतलब इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था, और आपने मतलब ओल्ड लोगों से भी पूछा होगा, तो कैसा रहता है मतलब इंटरव्यू के बिल्कुल। बारे में।
देखो वैसे तो ना टेलीग्राम पे चैनल्स बने हुए हैं, आपने भी देखा होगा। तो वहां पे क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, जो भी इंटरव्यूज में प्रीवियस मतलब बच्चों से हम लोगों से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल होती है। तो ऐसे हम लोग को भी ना लिस्ट मिल गई थी एक, तो उसके थ्रू हमें एक आइडिया हो गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री तो चलो ठीक है हमें आती है, हम लोग टच में होते हैं उसके, थोड़े बहुत ना ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सब टेलीग्राम पे ना ऑलरेडी चैनल पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर हो सकेगा तो हम अपने क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर देंगे, जो मेरे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो उसमें लेकिन मेरे साथ ना लकीली ऐसा था कि ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में रही थी, तो वो पूरा मतलब केमिस्ट्री अराउंड ही मेरा इंटरव्यू घूम रहा था। है उन्होंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस पूछे, एएस पूछा, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे। फिर मतलब उन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, एक दो चीजें ही पूछी थी, बट मोस्टली मेरा केमिस्ट्री बेस्ड इंटरव्यू ही रहा था। एंड जो मेरे इंटरव्यू में जो मेन सर थे, चौबे सर हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, और साथ में तीन चार टीचर्स और भी होते हैं, चार पांच लोगों का पैनल होता है। तो इनिशियली तो मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन जैसे हम गए तो चौबे सर ने बहुत ही अच्छे से मतलब हमको फील कराया, पूछा हाँ ब्रेकफास्ट करके आए हो ना, अच्छे से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, पानी पीना है पानी पीजिए। तो बहुत ही अच्छे से फील कराते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा वहां पे। फिर बहुत ही प्यार से मतलब इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे से मतलब क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो केमिस्ट्री में मतलब यही है, देखो अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री में तो बेसिक जो केमिस्ट्री है वो आपको पता होनी आती है, आप उसमें तो कोई इशू अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। मेन है कि एनालिटिकल में जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, यूवी का, एक्सआर है, आईसीपीएम है, सबको एक बार इंटरव्यू के लिए पढ़ के चले जाना, क्योंकि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका काम ही मेन इंस्ट्रूमेंट पे होने काम ही वाला आप। है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे मेरे से एएस के बारे में पूछा था, कितने टाइप्स के एएस होते हैं, कौन कौन से फर्नेस उसमें होते हैं, तो ये सब चीजें मुझसे पूछी गई थी। तो आपसे भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। साथ में ज्योग्राफी रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो ऐसा पूछेंगे कि जैसे कि राजस्थान में कॉपर मिल रहा है, तो वो कॉपर ही वहां पे क्यों मिलता है, कॉपर राजस्थान में ही क्यों है। ठीक है। तो वो उस या फिर कोई चीज सेडिमेंट्री रॉक्स में ही क्यों पाई जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो बेसिकली रॉक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कौन से मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं, किस पर्टिकुलर रॉक में पाए जाते हैं। अगर एक मिनरल एक पर्टिकुलर रॉक में मिल रहा है तो उसका रीजन क्या है, मिल तो रहा है वो हमें पता है, वो फैक्ट है, लेकिन उसका रीजन क्या है, उसके पीछे की बात क्या है, कि ऐसा क्यों है कि ये चीज यहाँ पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रॉक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इंडिया में कहाँ क्या है, सॉइल्स का आइडिया होना चाहिए। तो कुछ कुछ ये बेसिक पार्ट, तो ये बेसिकली इलेवेंथ की एनसीईआरटी की बुक है, 11th 12th की। अगर हम ज्योग्राफी की वो बुक भी अगर हम देख लेते हैं, छोटी सी पतली सी बुक होती है, ज्यादा वो नहीं है, 11th की है वो शायद, जिसमें ये सब चीजें हैं। तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए हम देख सकते हैं उसको। इसके अलावा तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन होता है, एंड अगर आप पीएचडी में हो, फिर आप जीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके रिसर्च के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आप क्या काम करते हैं, जो भी उसके बारे में मतलब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं टीचिंग में थी तो मुझसे टीचिंग से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी। ठीक है। तो जैसे कि उस टाइम कोविड आया था, तो कोरोना में एकदम से ऑफलाइन से हम ऑनलाइन टीचिंग में स्विच किए, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मतलब बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग के, मतलब किसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोनों चीजों के। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या आपका है, तो बैकग्राउंड जो है। भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो जो भी आपके आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको वेल अवेयर होना चाहिए। अगर आप अपने डेफ में लिखते हैं कि आपको डांस बहुत पसंद है या आपको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि कौन सी नॉवल पढ़ते हैं, आप इस ऑथर का नाम बताइए, इस ऑथर को कभी अवार्ड मिला है क्या, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो आप अपने डेफ को जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं ना, उसको आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के फिल करना होता है, बिकॉज जो भी आप उसमें लिख रहे हैं ना, वो उसमें से लिखा हुआ आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज है। तो बाकी बट इतना है कि हमेशा ट्रू रहना, कुछ भी बात को घुमाना नहीं, क्योंकि वो सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो बच्चे नहीं है, वो बहुत ही बड़े लोग हैं। ठीक है, उन्हें वो सब समझ जाते हैं। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई चीज नहीं पता तो साफ बोल दो नहीं पता, आई डोंट नो सर। ठीक है, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देना है, तो ठीक है, ये सब मैं चीजें हैं जो ध्यान रखनी होगी।
मैं यही चीज बोलने वाला था कि अभी की लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक उसमें भी मेन चीज होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे पूरे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है। और हाँ बिल्कुल। तो जैसे कुछ चीजें हाँ हो। जैसे कि अब मैं अगर बताऊं तो तीन चार क्वेश्चंस ऐसे भी थे मेरे इंटरव्यू में, दो तीन क्वेश्चंस जो मुझे नहीं पता थे। हम्म। अब उस टाइम मैं ऐसे घबरा जाऊं तो कोई फायदा नहीं ना, मैंने साफ बोला उनको कि सर आई डोंट नो, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इट्स ओके कि एक इंसान को सारी चीजें सारी पता हो, चीजें। ऐसी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। बिल्कुल। सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा बहुत आपको पता होना आइडिया। चाहिए जो वो जानना चाहते हैं, जो वो समझना चाहते हैं, कुछ और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Yeah. मतलब तो वो एक्सेप्टिंग चीज करो। है जो ठीक मैटर है करती है। कि कुछ नहीं आ रहा तो उसको एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं कि उसको हम घुमा रहे हैं तो वो जितना घुमाएंगे आई थिंक वो उतना ही हमको घुमा देंगे। ठीक है। तो वो समझ जाएगी कि हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है थोड़ा नेगेटिव। सा ना, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिवली वहां पे चीजों को रखें। तो दी अब या इंटरव्यू के बाद हम आते हैं मेंस जो रिटर्न पेपर होता है 200 मार्क्स का। तो उसकी प्रिपरेशन हम्म। के लिए मतलब कैसे कुछ टिप्स वगैरह आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। मेंस के लिए तो देखो सबसे पहली टिप तो ये है कि सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। फिर टॉपिक वाइज जो सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखा है ना, उस टॉपिक पे आपके पास कुछ लाइनें होनी चाहिए, मतलब आपके पास नोट्स होने चाहिए हर एक टॉपिक पे। टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें कवर करनी है। देखो मेन होता है एक तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, या इनऑर्गेनिक की, तो वो चीजें हम बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। कुछ डिफरेंस है तो एक तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, दूसरा इनऑर्गेनिक में जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री रिडॉक्स से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐड कर दिया गया है, तो वो एक डिफरेंट होता है। तो इनमें तो खासकर आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पे नोट्स बनाना है। क्योंकि मैंने ये चीज फील करी थी कि एट द एंड अगर मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो याद करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत कुछ है जो हमें याद रखना पड़ता है, पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, थियरी वेरी सब कुछ याद करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट्स ही हैं जो मुझे बहुत ज्यादा काम आए थे एट दैट, मतलब मैं एक दिन पहले जैसे कि आज हमारा पेपर था, नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल का पेपर होता है, पेपर वन पेपर टू फर्स्ट डे हो जाता है, पेपर थ्री नेक्स्ट डे था। तो फर्स्ट से पहले दिन मैंने नोट्स को रात को रिवाइज किया, मेरे हेडेक हो रहा था स्टिल, मैंने कहा कि नहीं नोट्स एक बार रिवाइज करने हैं। वो नोट्स मुझे बहुत ज्यादा काम आए थे एनालिटिकल केमिस्ट्री के, अगर मैं वो नहीं पढ़ती तो बहुत ज्यादा चीजें शायद स्किप हो जाती एग्जाम टाइम पे। क्योंकि आप कुछ चीज याद करते हो तो नो डाउट वो विद टाइम आप भूलते चले जाते हो उन चीजों को ना। तो इसलिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज के नोट्स बनाने हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, या एनालिटिकल हो। बुक्स की अगर मैं बात करूं, देखो ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम पीरियड की जरूरत होती नहीं है, 3 to 4 मंथ्स इनफ होते हैं। फिजिकल के लिए तो हम वही पूरी शर्मा पठानी और केएल कपूर को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए एक एन तिवारी करके बुक आती है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पर शेयर भी की थी पहले। एन तिवारी की वॉल्यूम 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक के लिए आप उसको रेफर कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हाउस क्राफ्ट करके बुक आती है। यस। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे, कंप्लीटली नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स देखे थे, बाकी कोऑर्डिनेशन ये सब तो अजय कुमार से हम पढ़ते ही हैं। ठीक है। इसके अलावा एनालिटिकल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो वैसे तो मैंने पर्सनली सहिंदर सर का कोर्स लिया था, तो मैंने उनके वीडियो लेक्चर्स देखे थे, उनसे सारे नोट्स बनाए थे। ठीक है। एंड नो डाउट मुझे वो नोट्स ही एट द एंड काम आए थे। बट अगर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको खुद पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, तो आप स्कूब को साथ में रीड कर सकते हैं। तो मैंने वही किया था कि पहले मैंने सेंद्र सर के लेक्चर से नोट्स बनाए थे, उसके बाद मैंने साथ में स्कूप बुक को रेफर किया था, वहां से अपनी एक रीडिंग लगाई थी, जिससे क्या हो गया था कि कुछ कुछ नए पॉइंट्स मुझे मिले, वो मैंने ऐड करे अपने नोट्स में। एंड साथ में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी आती है। एंड वहां पे स्कूप में पता है जो बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं ना एक्सरसाइज में, सोल्व क्वेश्चंस जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मुझे याद है कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आया हुआ था वहां से मेरे टाइम पे, तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है आपको स्कूब में से, जो सॉल्व क्वेश्चन है, तो उनको प्लीज आप ध्यान से देखना एनालिटिकल में। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी तो बहुत सारे एनालिटिकल में ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे। आपको उसके लिए गूगल करना पड़ेगा। गूगल सर्च बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और यूट्यूब पे भी आप कुछ वीडियो सर्च कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये चीज है। तो बस ये दो बातें याद रखना कि सिलेबस आपके हाथ में हो, हर एक टॉपिक टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर अप होनी चाहिए आप लोगों की। एक भी टॉपिक छूटा नहीं चाहिए। अगर कुछ लगता है कि एक आधे टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, तो ठीक है, एक दो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, बट ओवरऑल मोस्टली चीजें आपको सारी कवर करनी है। एंड कोशिश करें कि हर एक टॉपिक पे आपके पास नोट्स हो, क्योंकि एट द एंड मतलब ये बोल सकते हैं लास्ट 10 डेज में ना हम बुक तो नहीं पढ़ने बैठेंगे, सही, बिल्कुल। ना ही हम कोई वीडियो देखने बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होता। तो लास्ट 10 डेज में ये इतना ही हो पाता है कि आप अपनी नोट्स से फटाफट गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है ना, तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर जैसे कि मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, मैंने एक और चीज की थी कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैंने किया था कि जितने भी फॉर्मूला लिस्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे या कोई इंपॉर्टेंट बट न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता होना चाहिए, तो मैंने वो भी टॉपिक वाइज सबके बनाए थे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो वो भी आप चीज कर सकते हैं। और एनालिटिकल में तो नो डाउट आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए उसके। एनालिटिकल में तो बिना नोट्स कुछ नहीं होगा, हर एक टॉपिक पे आपके पास कुछ कुछ पॉइंट्स होने चाहिए लिखे हुए। एंड मेंस के लिए एक और चीज मैं कहूंगी, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा ना ध्यान रखिए कि अगर आप पॉइंट्स बना के आंसर को लिखेंगे ना, तो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन रहता है, उससे मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। एंड सामने वाला कॉपी चेक करेगा तो उसको अच्छा भी लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है चीजों को। तो कोशिश करें कि पॉइंट्स में आप आंसर दें एग्जाम में ना। और वहां पे ना इतना टाइम नहीं होता कि हम सोच रहे हैं बैठ के कि हाँ क्या लिखे, इतना टाइम नहीं होता उस टाइम। तो बस ये होता है कि जो दिमाग में आ रहा है लिखो। तो अगर आपकी वो पहले से ही हैबिट बनी होगी ना पॉइंट्स में नोट्स बनाने की, तो वो एग्जाम में आपको नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो चीज आपकी मेंटेन रहेगी। बाकी प्रीवियस एट क्वेश्चंस तो है ही जो आपको देखने ही है। प्रीवियस ईयर देखने से ही आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ इस टाइप के। आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या जो आप कर रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर के लास्ट 6 to 7 ईयर्स के आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं 2015 से 22 तक। इतना कर लेंगे इनफ है, क्योंकि बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पैटर्न चेंज हो चुका है वैसे अटेंशन। भी। हाँ, तो अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो लास्ट 3 ईयर्स के ही पेपर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी से प्रीलिम्स स्टार्ट हुआ है और पैटर्न चेंज हुआ है काफी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो लास्ट 3 ईयर्स के हैं। बाकी आप फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए इससे पहले वाले भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम्म। दी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस मेंस का। दी आई थिंक इसमें रिटर्न प्रैक्टिस भी बेनिफिट रहती होगी, ठीक है, कि हम खुद से पहले एक बार ट्राई करें पेपर प्रैक्टिस पूरा। बिल्कुल, कम से कम मैं तो ये बोलूंगी कि जो लास्ट 3 ईयर्स के पेपर है ना, आप लोग प्रॉपर टाइम सेट करके, ठीक है, अपने फोन में 3 घंटे में उनको लिख कर देखो आप कितना लिख पा रही है। आप कब करेंगे, जब एग्जाम आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम की। ठीक है, लास्ट 15-20 डेज में आप ये कर सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स को प्रॉपर तरीके से बैठिए जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हैं, एंड टाइम सेट करिए 3 आवर्स का, और आप लिख कर देखिए। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं ना, तो मैंने नहीं की थी लिखने की प्रैक्टिस ना, तो जो फर्स्ट पेपर था ना, पेपर 1, उसमें मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं। मतलब और ऊपर से इतने टाइम बाद, क्योंकि हम लिखते भी तो नहीं है अब इतना, तो यस। इतने टाइम बाद ऐसे लिख रहे हैं पेन से, तो मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव पेपर अब हम कहाँ ही देते हैं, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं। एक जीएसआई का है जो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, गेट नेट जैम ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हमारी आदत सब्जेक्टिव की छूट जाती है। तो मेरे को पेपर 1 में बहुत मतलब ऐसे अजीब लग रहा था कि मैं कैसे लिखूं, कैसे मैनेज करूं टाइम को। लेकिन पेपर 2 पेपर 3 एक होता है ना कि पेपर 1 में लिख लिया, तो पेपर 2 पेपर 3 में मुझे नॉर्मल लग रहा था, मुझे ठीक लग रहा था। तो अगर आप वो प्रैक्टिस पहले ही कर पहले लेंगे से। एग्जाम से पहले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स पे जो पेपर है उसकी आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको आइडिया भी होगा कि आप कैसे टाइम को मैनेज करना है। ओके। तो अब दी आते हैं प्री के लिए। प्री के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, जिसमें जनरल साइंस भी हम्म। आती है और केमिस्ट्री का पोर्शन आता है 300 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जनरल साइंस भी आती है। तो उसमें आई थिंक बिल्कुल। स्कोर काफी इंपॉर्टेंट रहता है टोटल स्कोर में, प्री का। एग्जैक्टली। यस। तो उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो प्री सबसे इम्पोर्टेंट है। प्री क्लियर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री में हम्म। अच्छा स्कोर करना इम्पोर्टेंट है। प्री क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन आप एंड में इंटरव्यू में रह जाओगे, मतलब लिस्ट में नाम नहीं आएगा इसमें फाइनल लिस्ट में। तो स्कोर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो हमारे टाइम पे क्या था ना, जब आई थिंक सेकंड पेपर ही था जिसमें प्रीलिम्स था।
जीएस आया था, सेकंड यस पेपर ही यस। था। तो उस टाइम लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे जीएस में ना, तो हम लोग लोग इतना पढ़कर नहीं जाते थे। तो उस टाइम एवरेज मार्क्स अगर 10 to 15 आ रहे हैं ना लोगों के, तो उनका लिस्ट में नाम आ रहा है जीएस में। लेकिन आजकल मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं तो उसमें यही मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे अब जीएस पढ़ के जाने लगे हैं। हम्म। तो आप लोगों को टारगेट ये रखना है कि जीएस में आपका ऑन एंड एवरेज 30 to 40 मार्क्स आए, एंड केमिस्ट्री में आपका 250 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। तो प्रीलिम्स में अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो ना, तो मेंस इंटरव्यू में जी अगर थोड़ा जी। सा ऊपर नीचे भी हो गया ना, तो आपका लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो ज्यादा डिफरेंस होता है ना मार्क्स का, वो प्रीलिम्स में ही होता है। तो टारगेट रखिए कि केमिस्ट्री में 250 प्लस रहे आपका, और जीएस में ऑन एंड एवरेज 30 to 40 रहे, तो फिर आपका कोई भी लिस्ट में नाम आने से नहीं रोक सकता। ठीक ओके है, ओके। रही बात कैसे करना है, तो देखो जीएस के लिए पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने कुछ मैराथन वीडियोस देखी थी, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखा था। लेकिन अभी आप लोग पहले से ही अवेयर हैं चीजों को लेकर, तो भाई जो बेसिक बुक्स होती है आप उनको रेफर कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी के लिए आप 11 12 की एनसीईआरटी देख सकते हैं। तो एक मतलब रीडिंग से क्या होगा ना कि आइडिया मिल जाएगा, एक आप 3 4 बार अगर आप इन बुक्स की रीडिंग लगाते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है चीजों का। क्योंकि देखो जीएस में पता है क्या होता है, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि यही आंसर ये होगा। कुछ है। कई बार बहुत ज्यादा गैस वर्क चलता है वहां पे। लेकिन गैस वर्क भी तो तभी चलेगा ना जब आपको एक आइडिया होगा आइडिया चीजों का। होगा अगर आपने एग्जैक्टली। कभी किताबें ही नहीं पढ़ी तो कहाँ से गैस वर्क चलेगा। लेकिन अगर आप इन बुक्स को एक बार 3 4 बार इनकी रीडिंग लगा लेते हैं, तो आप गैस वर्क कर पाएंगे एग्जाम में, और ये भी बहुत जरूरी है, गैस वर्क आना चाहिए। ठीक है, वो तभी हो पाएगा। इसके अलावा आजकल देखो हम, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जिसको नहीं करना है सिविल सर्विसेज की तैयारी, जिसके लिए यही मेन एग्जाम है जिसपे उनको फोकस करना है, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिकली इसके लिए यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं आजकल। फुल मॉडर्न हिस्ट्री, फुल ज्योग्राफी, फुल पॉलिटी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होते हैं वो, लेकिन इतना है कि आपको एक बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाता है, और आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे भी तो प्रीवियस के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। तो आप ये बुक्स की, अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप, मैं तो यही बोलूंगी कि पहले आप बुक्स की रीडिंग लगा लो कम से कम 2 3 बार। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी की 11 12 एनसीईआरटी, एनवायरमेंट की शंकर आईएएस, एंड पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ऐसे आपको मैराथन वीडियोस या फिर लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, जहाँ पे आप चीजों को कवर अप कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मंथली मैगजीन्स निकालते ही हैं। तो लास्ट 5 to 6 मंथ्स की आप मैगजीन्स देख सकते हैं, मंथली मैगजीन, उससे आपको करंट अफेयर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 7 8 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से आते हैं। रिलेटेड भी मिलेंगे। ठीक यस। है, इसके अलावा जनरल हमारे ये भी होता है, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो हो ही जाएंगे आपसे। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब साइंस, जनरल साइंस भी होती है। ओके। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये चीज भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। केमिस्ट्री के तो अटेम्प्ट हो जाते हैं। बाकी ठीक है, फिजिक्स, बायो आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे उसके भी जनरल साइंस के बहुत ज्यादा लेक्चर्स मिल जाते हैं। ओके। तो अभी मतलब यही बात है मेन की, अब धीरे धीरे लोग जीएस के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो आप लोगों को जीएस भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप कवर अप करें चीजें के लिए। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो देखो मैं तो पढ़ाती थी, तो मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीजों के टच में थी। तो वही जेई मेंस और जेई एडवांस के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो उसमें वो जो मैं पढ़ा रही थी वही मतलब मेरे को वहां पे काम आया था, नो डाउट मुझे वो बहुत ज्यादा काम आया था वहां पे। मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ा था। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप लोग बेसिकली अगर आप में से कोई टीचिंग कर रहा है फिर तो कोई इशू नहीं होगा उसको भी। लेकिन अगर कोई अभी फ्रेशर है या कोई ऐसे किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आप लोग बेसिकली जेई मेंस के जो प्रीवियस तक के क्वेश्चंस होते हैं, अरिहंत की बुक आती है, 40 इयर्स की है शायद जो भी है, तो वो आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगा सकते हैं जेई मेंस लेवल के।
ठीक है, तो उस क्योंकि पता है क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स देखो, अभी हम एमएससी लेवल पे आप लोग आ चुके हो, राइट? तो आप बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको वो चीजें, आपको ये तो रहेगा कि आपने कहीं पढ़ा है, बट आपको याद ही नहीं आएंगी वो चीजें ना, आपने कहाँ क्या पढ़ा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन बेसिक चीजों को कवर अप करें, बिकॉज प्री में वही आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आप जेई मेंस के प्रीवियस के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आर्यन की बुक आएगी, उसमें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। रही बात थियरी कंटेंट की, कि अगर आपको बेसिक थियरी कंटेंट चाहिए तो मैं हम आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, इनको एक गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है, जिसपे बहुत ही ब्रीफ में हर एक टॉपिक की थियरी है। वो बेसिकली जेई के लिए ही है, जेई मेंस के लिए ऐप, ठीक है। तो वो आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मतलब हेल्प मिलेगी वहां से। तो उसमें हर एक टॉपिक पे बहुत ही ब्रीफ में नोट्स हैं। तो वहां से आप थियरी कंटेंट देख सकते हैं, जितने भी फॉर्मूला लिस्ट है वो सब आपको वहां मिलेगी। इवन वहां पे आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, सारे। इवन प्रीवियस के पेपर भी वहां पे अवेलेबल है, आपको कहीं अलग से हरियन की बुक लेने की भी जरूरत नहीं, उस ऐप पे प्रीवियस के पेपर्स भी अवेलेबल है विद सॉल्यूशंस। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगी, तो आप वहां से उसको देख लेना। ठीक तो है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी केमिस्ट्री में। या तो दी ने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू को और मेंस को और प्री को एक्सप्लेन कर दिया, विद बुक्स के नाम भी बता दिए दी ने। ठीक है। तो दी, अगर इसको हम देखना चाहें एक टोटली वे में, तो हमको मतलब कितने, जैसे पूछते हैं ना कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए या फिर इतना टाइम देना चाहिए, ऐसा होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो इसमें आई थिंक हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती होगी, आई थिंक। तो ऐसे कुछ दो तीन एग्जैक्टली। पॉइंट्स ऐसे कुछ दो तीन पॉइंट्स हों जो पूरी जर्नी में जो हमारी प्रिपरेशन रहती है उसको हम हम्म। ध्यान रख सकें। बिल्कुल। देखो, घंटे में आप, ये जो रही बात इतने घंटे हमें दिन में पढ़ना चाहिए, ये इतने मैटर नहीं करते हैं। मेन है यस। कि आप इफेक्टिवली कितना टाइम दे रहे हो। अगर इफेक्टिवली आपके पास 2 आवर्स भी है तो आप अच्छे से उसमें अपना प्रिपेयर करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बैठे तो हुए हैं पूरे दिन, लेकिन हम इफेक्टिवली तो उतना नहीं पढ़ रहे पढ़ते हैं, नहीं। हमारा ध्यान कहीं और, हम बीच में अपना फोन यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट? तो इफेक्टिवली अगर आप 2 घंटे भी डेली दे रहे हैं तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है। और मैटर ये करता है कि जो अभी मधुर ने बोला है कि कंसिस्टेंसी, हम्म। बिल्कुल सही बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको बेशक से आप एक दिन 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन आपको डेली और चीजों को पढ़ना है। अगर आप एक स्किप कर देते हो ना चीजों को, फिर वो फिर से रूटीन में लेकर आने में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें। ठीक है। तो एक तो ये चीज है कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, चाहे आप डेली 1 घंटा ही पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, वो आपके ऊपर है, बट इफेक्टिवली आप टाइम दीजिए। दूसरा ये है कि आपको बीच बीच में, अगर कुछ लोग तो एमएससी के साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उनका लैब वर्क चल रहा होगा या क्लासेस चलती होंगी। बट मैं तो यही बोलूंगी, जो लोग एमएससी कर रहे हैं तो प्लीज आप में अगर उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी टाइम मिलता है तो उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, हमारी तरह हमने उस टाइम, मतलब वेस्ट तो नहीं बोलूंगी, बट मैं उस टाइम क्लियर नहीं थी चीजों को लेकर। मुझे मन में ये था कि शायद मुझे पीएचडी में जाना है, मुझे रिसर्च में जाना है। तो सबसे पहले तो आप क्लैरिटी रखिए कि आपको जीएसआई एग्जाम देना है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको देना है जीएसआई का एग्जाम, तो ड्यूरिंग एमएससी ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमें बहुत टाइम मिलता है ड्यूरिंग एमएससी, हम चाहे तो उसी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। तो जो भी एमएससी के आप स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखेंगे, तो आप प्लीज, मैं यही बोलूंगी कि ड्यूरिंग एमएससी ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी जॉब कर रहे होंगे कहीं पे, टीचिंग कर रहे होंगे या किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो उनका ये है कि आप अगर डेली रात को 2 घंटे भी दे रहे हैं तो ठीक है, आपको उतना टाइम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन करी है। तो 2 घंटे हम डेली निकाल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आपको डेली 2 आवर्स निकालने हैं, एंड उसको अच्छे से करना है अपना, उस टाइम पे जो भी आपका करना है। ठीक है। तो जॉब से एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके माइंड में कभी ये नहीं आएगा कि कुछ खोने को है, क्योंकि आप काम तो कर ही रहे हो ना। है, एक माइंड में प्रेशर नहीं होता। लेकिन कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो घर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत बेस्ट है ये चीज कि अगर आप फुल टाइम देकर तैयारी कर रहे हो तो। हमने वो चीज नहीं की, ठीक है, वो हमारे पर्सनल रीजंस थे। ठीक है, हमें लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, हम जॉब के साथ कर लेंगे, जो भी है। लेकिन अगर आप एमएससी के बाद ड्रॉप करके अगर फुल टाइम दे सकते हो,
6 महीने भी दे सकते हो तो मैं तो यही बोलूंगी आप 6 महीने दीजिए, एमएससी के बाद ड्रॉप करके आप जॉब को उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन में आप उसके बाद भी आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 साल बाद भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एमएससी के बाद आपको लगता है आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है कि आप 6 महीने दे सकते हैं, तो आप घर बैठिए 6 महीने और अच्छे से तैयारी करें। तो एग्जैक्टली। उसमें ठीक है, और उस कभी कभी लगेगा बीच में कि मेरे दोस्त तो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिलैक्स। आपको जब अगर जॉब मिल जाएगी ना, तो उस टाइम ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें माइंड में आती है, बट मैं यही बोलूंगी ये सब फालतू की बातें हैं। अभी मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है, लिटरली बताऊं तो। एट देन मैटर ये करता है कि आपने जो मेहनत करी, आप जो चाहते थे वो चीज आपको मिली या नहीं मिली। अगर आप मान लो जॉब करने भी लगे कोई प्राइवेट में, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है वो करने का, तब कहीं ना कहीं आपका मेंटली एक डिस्टर्ब रहेगा आपको यस। कि यार नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग ही करनी है, तब तो नो डाउट आपको पसंद है, आपको मजा आ रहा है, तो एक अलग चीज है। लेकिन आपको ये है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे जीएसआई में ही जाना है, तब मैं यही बोलूंगी कि अगर आप 6 महीने दे सकते हैं, घर पे बैठ सकते हैं, तो घर पे बैठिए, अच्छे से पढ़े, फुल टाइम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। ओके। तो दी ने बहुत अच्छे से पूरे अपनी जो जर्नी थी जीएसआई की उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो